हमारी ज़मीन का चाँद अपने पेरेंट प्लैनेट यानी जिस सियारे का वो हिस्सा है, जिस सियारे का वो चाँद है, उसके साथ अपने साइज़ और अपने मास के कंपैरिजन के हिसाब से इस सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चाँद है। आज की इस वीडियो में हम अपने चाँद की हिस्ट्री पर नज़र दौड़ाएंगे कि हमारा चाँद किस तरह से वजूद में आया। मेरा नाम है शान अहमद और आप देख रहे हैं देसी फिजिक्स चैनल। हमारे चाँद के बनने के अमल को और इसके ज़मीन के इर्द-गिर्द घूमते रहने के अमल को एक्सप्लेन करने के लिए मुख्तलिफ थ्योरीज डेवलप की गई हैं। और इन थ्योरीज में जो सबसे ज्यादा प्रिवेलिंग, जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है, जिसको साइंसदान दुनिया भर में मानते हैं, उस थ्योरी या उस नजरिए को जेंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस कहा जाता है। इस जेंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस के मुताबिक आज से 4.5 अरब साल पहले जब हमारा ये सोलर सिस्टम नया नया वजूद में आया था, तो ये सोलर सिस्टम इंतहाई वायलेंट फॉर्म में था। इस सोलर सिस्टम के तमाम सियारे जो हैं वो मोल्टन फॉर्म में थे, अभी पिघली हुई हालत में थी। वो सारे के सारे जो है वो मैग्मा का, लावा का बहुत बड़ा बड़ा गेंद की तरह सूरज के इर्द गिर्द मूव कर रहे थे। और इन बड़े 8 सियारों के अलावा हमारे सोलर सिस्टम में बहुत से छोटे सियारचे भी मौजूद थे जो कि बड़े सियारे बनने में कामयाब नहीं हो सके थे, वो भी अभी सोलर सिस्टम का हिस्सा थे। तो इस सोलर सिस्टम के बनने से 20 से 100 मिलियन सालों के अंदर अंदर, यानी हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल इब्तदाई सालों में, हमारी जमीन के साथ एक दूसरा बहुत बड़े साइज का सियारचा आके टकराया। और ये सियारचे का टकराव या इम्पैक्ट बहुत ज्यादा एनर्जेटिक था। इस इम्पैक्ट के नतीजे में जमीन की क्रस्ट का कुछ हिस्सा, जमीन की क्रस्ट यानी ऊपरी सरफेस का कुछ हिस्सा जो भी मोल्टन फॉर्म में था, वो वेपर्स की फॉर्म में और पिघले हुए मैग्मा की फॉर्म में जमीन के इर्द गिर्द खला में फैल गया। और इसने जमीन के इर्द गिर्द एक पिघले हुए मैग्मा का, मैटर का एक रिंग सा डेवलप कर दिया। और ये रिंग अपनी ग्रेविटी की वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता एक छोटे ऑब्जेक्ट या सियारचे की शक्ल इख्तियार कर गया। और इस सियारचे ने उस रिंग में मौजूद तमाम मैटर को फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। और कुछ हिस्सा उस मैटर का जमीन की तरफ वापस लौट गया ग्रेविटी की वजह से, और बाकी का हिस्सा उस छोटे सियारचे के साथ शामिल होकर एक नया स्फेरिकल शेप का ऑब्जेक्ट बना, जिसको आज हम अपने चांद के तौर पे जानते हैं। ये स्फेरिकल इस वजह से है क्योंकि ये मोल्टन फॉर्म में था और ग्रेविटी जो है वो सारी साइडों पे, तमाम इतराफ में एक जैसा एक्ट कर रही थी, इसलिए इस पिघली मोल्टन फॉर्म से जो ऑब्जेक्ट बना, चांद बना, वो भी बिल्कुल स्फेरिकल शेप का था। अब ये जेंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस जो है वो दुनिया भर में क्यों ज्यादा मकबूल है? चांद के बनने के बारे में जितनी भी थ्योरीज या नजरियात डेवलप किए गए हैं, उनमें से ये जेंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस ही क्यों ज्यादा मकबूल हुआ? इसकी वजह यह है कि इसके सबूत जो हैं वो बहुत ज्यादा कन्विंसिंग है, वो बहुत ज्यादा समझ में आने वाले हैं। इनमें से चंद सबूत हम आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हमारा चांद जो है वो लाइट एलिमेंट्स से मिलकर बना है। इसके अंदर बहुत ज्यादा हैवी एलिमेंट्स मौजूद नहीं। इसकी सतह के बारे में, इसकी मिट्टी के बारे में जितने भी केमिकल एनालिसिस किए गए हैं, उनके मुताबिक चांद के अंदर हैवी एलिमेंट्स मौजूद नहीं है या इंतहाई कम मिकदार में मौजूद है। इसकी वजह यह है कि जब ये जेट इम्पैक्ट हुआ, जब ये सियारचा आके जमीन के साथ टकराया, तो उसके टकराने के नतीजे में जो मैग्मा जमीन से सेपरेट हुआ, वो जमीन की क्रस्ट का हिस्सा था। तो जमीन क्योंकि उस वक्त एक पिघली हुई हालत में थी, तो इसके अंदर मौजूद जो हैवी एलिमेंट्स थे वो इसकी कोर की तरफ जमा हो चुके थे, और इसकी क्रस्ट जो है वो सिर्फ लाइट एलिमेंट्स, हल्के वजन के एलिमेंट्स से मिलकर बनी थी। इसी वजह से ये चांद जो है ये क्रस्ट से लैदा होने की वजह से ये भी लाइट एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। इसके अंदर हैवी एलिमेंट्स जो है वो इंतहाई कम है। इसी वजह से हमारा चांद जो है वो अपने साइज के एतबार से इसका मैस इंतहाई कम है, यानी हमारे चांद की डेंसिटी कम है, जमीन के मुकाबले में हमारे चांद की डेंसिटी कम है, अपने साइज के एतबार से इसका मैस कम है। और इसकी वजह यही है कि ये लाइट एलिमेंट से मिलकर बना है जो जमीन की क्रस्ट का हिस्सा थे। और इस जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस के मुताबिक वो सियारचा, जिसको थिया का नाम दिया जाता है, वो सियारचा जो है वो इम्पैक्ट के बाद, जमीन से टकराने के बाद जमीन का हिस्सा बन गया था, और उसके अंदर मौजूद भी हैवी एलिमेंट्स जो हैं वो जमीन की कोर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव कर गए। इसके बाद जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस के दूसरे एविडेंस की तरफ जाएं तो जमीन की जो स्पिन है, यानी जमीन जो अपने ही एक्सिस के अबाउट रोटेट करती रहती है, उसकी डायरेक्शन और हमारे चांद का जमीन के गिर्द जो ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में चांद के घूमने की डायरेक्शन, ये दोनों सिमिलर हैं, ये एक जैसी हैं, एक ही डायरेक्शन में है। इन दोनों रोटेशंस की डायरेक्शन जो है वो सिमिलर होना इस बात का सबूत है कि जब ये जायंट इम्पैक्ट हुआ तो उस वक्त जो जमीन के गिर्द मैग्मा जमीन की क्रस्ट से बाहर की तरफ निकला, वो उसी सिमत में निकला जिस सिमत में जमीन जो है वो रोटेट कर रही थी। और ये भी इस बात का ही सबूत है कि हमारा चांद जो है वो एक तरह के जायंट इम्पैक्ट की सूरत में ही वजूद में आया।
इसके बाद अगर हम इस जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस के थर्ड एविडेंस की तरफ आए तो वो एविडेंस हमें मिले हैं अपोलो मिशंस के जरिए वापस लाए गए चांद के सैंपल्स में से, रॉक सैंपल्स में से। चांद के जो चट्टानी और मिट्टी अपोलो मिशंस के वक्त वहां से चांद से कलेक्ट करके जमीन तक लाए गए, उनके जब केमिकल एनालिसिस किए गए तो उनके अंदर मौजूद जो ऑक्सीजन के चंद एटम्स थे, उनके अंदर आइसोटोप्स की जो रेशो थी वो वही थी जो जमीन की क्रस्ट में मिलने वाली ऑक्सीजन के आइसोटोप्स की रेशो है। आप जानते हैं कि हर एलिमेंट के आइसोटोप्स मौजूद होते हैं। आइसोटोप्स ऐसे एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका मैस नंबर डिफरेंट है। आमतौर पर हम समझते हैं कि ऑक्सीजन का मैस नंबर जो है वो 16 है, लेकिन ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18 भी मौजूद हैं। लेकिन इन ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18 की रेशो जो है वो ऑक्सीजन 16 के मुकाबले में इंतहाई कम है। जितनी रेशो इनकी जमीन पर मिलती है उतनी ही हमें चांद की रॉक से मिली है। इसका मतलब है चांद जो है वो हमारी क्रस्ट का ही कभी हिस्सा था और इसमें मौजूद ऑक्सीजन के एटम्स जो हैं उसी मिकदार और उसी तनासब से मौजूद हैं जो कि जमीन पे मौजूद है। इस जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस के अलावा चांद के बनने के बारे में चंद दूसरी थ्योरीज भी वाइडली डिस्कस होती रहती हैं, उन पे भी साइंसदान अपना गौर फिक्र करते रहे। इसमें जो जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस के बाद मजीद दो फेमस थ्योरीज हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें पहली थ्योरी है द को-फॉर्मेशन थ्योरी। को-फॉर्मेशन थ्योरी के मुताबिक सोलर सिस्टम के बनते वक्त मुख्तलिफ छोटे और बड़े सियारचे वजूद में आए थे और उसी वक्त हमारा चांद और हमारी जमीन जो है वो एक दूसरे से अलग अलग वजूद में आए, क्योंकि ये सोलर सिस्टम में एक ही जगह पे बने, आपस में कंपैरेटिवली करीब करीब बने और इनका सूरज से फासला भी एक जितना था। इसलिए ख्याल किया जाता है कि इनकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो भी एक दूसरे से मिलती जुलती है और इसी वजह से ये एक दूसरे के इंतहाई करीब हैं। और जमीन की ग्रेविटी चांद के मुकाबले में बहुत ज्यादा होने की वजह से ये चांद जो है वो जमीन के इर्द गिर्द घूमने लगा है। इसके अलावा चांद के बनने के बारे में एक दूसरे नजरिए को द कैप्चर थ्योरी भी कहते हैं। इस कैप्चर थ्योरी के अकॉर्डिंग चांद जो है वो हमारे सोलर सिस्टम के अलावा किसी दूसरे मुकाम पे वजूद में आया और फिर ये चांद जो है कायनात के उस दूर दराज मुकाम से घूमता फिरता हमारे सोलर सिस्टम तक आया और इसका गुजर जमीन के पास से हुआ और जमीन ने अपनी ग्रेविटी की वजह से इसको कैप्चर कर लिया और ये जमीन के इर्द गिर्द हमेशा घूमने पर मजबूर है। बहरहाल इन तीनों थ्योरीज में जिस तरह से पहले भी मैंने डिस्कस किया कि जायंट इम्पैक्ट थ्योरी जो है वो सबसे ज्यादा मकबूल है, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है, लोग उसको कबूल करते हैं, ज्यादा समझ आने वाली है। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपके जहन में इस वीडियो के मतलब क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।